हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको जो पिछली क्लास से पढ़ाया था वह था प्रमुख गैसों के बारे में। मैंने आपको बताया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी 2 क्लासेस दी थी। ठीक है, और आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा पृथ्वी विज्ञान के बारे में। हमारा जो टॉपिक होगा उसका क्या नाम होगा? पृथ्वी विज्ञान। इसमें मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही टॉपिक आता है कि पृथ्वी विज्ञान, सिर्फ टॉपिक का नाम यही रहता है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। स्कोर बताइएगा कि आपका 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, परमाणु बल एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए हम चलते हैं। तो देखेंगे कि हम परमाणु बल की सिद्धांत पर आधारित ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए आपका रासायनिक अभिक्रिया पर, ऑप्शन नंबर बी आपका नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर सी परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, तो देखेंगे कि अपन परमाणु बल के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, तो परमाणु बल है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। अब देखो, आपकी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित तो होते हैं, पर कैसे? इस प्रकार के बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? परमाणु बल में। ठीक है, मतलब कि परमाणु बम में। आगे देखेंगे हम कि अर्थात यूरेनियम के नाभिक पर उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो उच्च मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची ऊर्जा होती है। शायद ना, जैसे विस्फोट वगैरह होते हैं तो कितने बड़े होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को एक साथ लेके चले जाता है। इस तरह से यही परमाणु बम का सिद्धांत है। ठीक है, तो किस पर है यह आधारित? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्या आधारित है? परमाणु बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। तब आपका क्वेश्चन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सिर्फ गैस में, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिर्फ ठोस में, ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ द्रव में, ऑप्शन नंबर डी है आपका तीनों माध्यम में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो अनुप्रस्थ तरंगे जो उत्पन्न की जाती है वह किससे की जाती है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैंने आपको बता दी, तो ऑप्शन आपको अगर आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो यह किसमें पाई जाती है? सिर्फ द्रव में। अब देखो, मैं आपको अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताऊंगी। तो अनुप्रस्थ तरंग, इसमें क्या आता है? वायुमंडल में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे है। क्या यह वायुमंडल में अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से कण या उस दिशा में जिसमें गति कर रही है। किसके द्वारा होती है यह? वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कारण से उस दिशा में गति कर रही है। जैसे समकोण कंपन करती है, समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करती है ना, उसी तरह। अगर आपको मैं उदाहरण बताऊँ तो उदाहरण क्या जाएगा कि तालाब के जल की सतह बनी होती है। मतलब एक तालाब का पानी होता है, उसमें जल पानी ऐसा मतलब बिल्कुल स्थिर नहीं होता है, हिलता रहता है ना, उसी तरह ऊपर नीचे होता रहता है। इस तरह क्या था कि जल तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, तथा यह सिर्फ ठोस से उत्पन्न की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत है। ठीक है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी आपका विकिरण। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका कि नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन के बारे में आप जानेंगे तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, किसकी? नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक होते हैं वह क्या होते हैं? संयुक्त, मतलब कि मिलते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो बड़ा नाभिक बन जाएगा। तो क्या कहता है? इसे क्या कहता है? कहा जाता है नाभिकीय संलयन, मतलब कि मिलना क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसके बाद क्या देखेंगे हम कि नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उस द्रव्यमान संलयन के भाग में लाने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। मतलब कि जब वो मिलते हैं ना, तो जो उसका जो ओरिजिनल द्रव्यमान होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव्यमान में यही कमी ऊर्जा में
रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि ऊर्जा, ये जो रूपांतर होता है, ऊर्जा वह काय में रूपांतर हो जाती है, वह ऊर्जा के रूप में स्रोत बन जाता है उसका। ठीक है, तो आपका तो क्या होगा कि सूर्य एवं तारों से जो प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश होता है वह किससे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य बना होता है, सूर्य कैसे बना होता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर बी आपका हीलियम से, ऑप्शन नंबर सी कार्बन से, ऑप्शन नंबर डी अ एवं ब दोनों। ठीक है, अब आपको आंसर पता होगा इसका, चलो आंसर दीजिए। तो देखेंगे हम कि सूर्य हमारे और मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। किसका हैगा? सूर्य हमारे जो मंडल हैगा पूरा, उससे क्या सबसे बड़ा पिंड किसे कहा गया है? सूर्य कहा गया है। उसका व्यास कितना है? तो उसका व्यास हैगा 13,10,000। ठीक है, कितना हैगा? 13,10,000 किलोमीटर है। ठीक है, किसका व्यास? सूर्य का। आगे देखेंगे, सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकिल इत्यादि तत्वों से हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या आएगा? हाइड्रोजन भी, हीलियम भी है, मतलब कि अ और ब दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका सेलियस, ऑप्शन नंबर बी आएगा फॉरेन हाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका जूल, ऑप्शन नंबर डी आपका वाट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऊर्जा का ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। किसका? जो दूसरे तत्व है, जैसे कि सूर्य हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ, इसी तरह क्या होता है कि ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह क्या होता है? ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। जिस पदार्थ से गर्म या ठंडे होने के कारण उससे जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। मतलब कि जो गर्म चीज से निकलने वाली ऊर्जा और ठंडे चीज़ों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ऊर्जा अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक कितना होता है? जूल होता है। इसे कैलोरी भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो किससे व्यक्त करते हैं? हम कैलोरी से व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो हमने ही पढ़ा कि ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? जूल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप का एसआई मात्रक पूछा गया है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका केल्विन, ऑप्शन नंबर ए आपका केल्विन, ऑप्शन नंबर बी आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी आपका कैंडेला, ऑप्शन नंबर डी आपका कैलोरी। तो देखेंगे कि हम ताप का, तो ताप क्या है? तो ऊर्जा के एक रूप के रूप में गर्मी में यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट समय, मतलब क्या होता है कि जो गर्मी का यूनिट होता है ना, उसमें क्या होता है कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ये बता भी कि क्या है? एसआई मात्रक केल्विन है। अब देखो ऊर्जा के बारे में, हम ताप के एसआई मात्रक के बारे में देखो, ताप तो गर्म होता, तो यह गर्मी के कारण ही होगा। तो क्या होता है कि रूपांतरित जो गर्मी होती है उसकी दर के लिए मानक इकाई क्या होता है? ये वाट है। मतलब वाट क्या है? ताप की इकाई है, जिसमें कि 1 जूल प्रति सेकेंड के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछा गया। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर सी आपका फर्मी और ऑप्शन नंबर डी आपका ओटो हॉर्न। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। तो आप देखो कि जो नाभिकीय रिएक्टर है, अब यह क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर ऐसा डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। किसको किया जाता है? नाभिकीय जो चेन होती है उससे क्या किया जाता है? रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तथा नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। अब देखो कि नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनवाया था? तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका अमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रेविमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका मैनोमीटर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर क्या है? तो हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में किसी तरल के सापेक्ष घनत्व को जिसका उपयोग किसी दिए गए आयतन में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ये सिंपल है कि क्यों किया जाता है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग गुरुत्व को मापने के लिए, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। यह क्या काम करता है? तो यह वायुमंडल में आर्द्रता को मापने का काम करता है। किसको? आर्द्रता को मापने का काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह की सभी राशियां सदिश है? ठीक है, सदिश राशियां पूछी गई है। अब देखो, आपने सदिश राशियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका संवेग, त्वरण, बल, यह भी क्या है? सदिश राशियां हैं। विस्थापन, भार, विद्युत धारा, यह भी सदिश राशियां हैं। विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, यह भी सदिश राशियां हैं। मतलब कि ये सारी क्या है? सदिश राशियां हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि जो समूह है ये क्या? सारी सदिश राशियां हैं। मतलब कि संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह को सभी राशियां अदिश है? देखो अभी मैं सदिश पर ही, अब अदिश देखेंगे। अदिश राशियां कौन कौन सी है? तो समय, चाल, द्रव्यमान, क्या सदिश में था? यह नहीं था। ताप, दाब, ऊर्जा, यह भी था क्या? नहीं था। मतलब कि यह अदिश राशि। आयतन, घनत्व और कार्य, ये चीजें भी क्या है? अदिश राशि है। मतलब कि उपरोक्त तो सभी। अब देखो सदिश राशियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अदिश राशि क्या है? एक तो समय है, एक चाल, एक द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व और कार्य, ये क्या है? सभी अदिश राशियां है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे, तो आप वीडियो क्लास से ज़रूर देखिएगा और अगली वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपको पृथ्वी विज्ञान के सारे क्वेश्चन आंसर अधिक से अधिक तैयार हो सके आपके।